अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम एजेंडा 5। मैं हूं खतीजा राठौर। डोनाल्ड ट्रंप का एक बार फिर बड़ा ऐलान सामने आ गया। कहा अमेरिका 2 से 3 हफ्तों में ईरान से निकल जाएगा। रजीम चेंज हो चुकी है, नई क़यादत कम शिद्दत पसंद है। हमारा एक ही मकसद था कि तेहरान के पास जौहरी हथियार ना हो, और साथ ही उन्होंने ये भी कह दिया कि अब ईरान के पास ना फ़िज़ाइया है ना बहरिया है। अक्सर हमने देखा है कि डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से ऐसी अहमकाना बातें होती रहती हैं, क्योंकि अगर बहरिया नहीं है तो अब तक अपनाए हुर्मस पे कंट्रोल किसका है। सबसे बड़ा सवाल तो ये आता है। फिर साथ ही उन्होंने ये भी कह दिया कि अपनाए हुर्मस में जो भी हो, अमेरिका का इससे कोई लेना देना नहीं है। वाज़ेह रहे, नेटो ने अमेरिका को साफ कह दिया था कि ये डोनाल्ड ट्रंप की जंग है, हमारी जंग नहीं है। और ये भी एक खबर सामने आई है, तर्जुमान व्हाइट हाउस का ये भी कहना था कि डोनाल्ड ट्रंप कल एक अहम खिताब कर सकते हैं, और कुछ ज़राए से ऐसी इतलात भी मौसूल हो रही हैं कि डोनाल्ड ट्रंप ये कह सकते हैं कि हम ये जंग जीत चुके हैं और अब इस जंग का जो है वो खात्मा अनकरीब है। वाज़ेह रहे, यूएई की जानिब से ईरान पर बड़ी पाबंदियां लगा दी गई हैं, और ये भी कहा गया है कि ईरानी शहरी यानी ईरानी पासपोर्ट पे अब मुत्तहदा अरब अमारात में दाखिला नहीं हो सकता। और एक बड़ी खबर जिससे डिस्कस किया जा रहा है सोशल मीडिया पे, वाशिंगटन और बड़े बड़े जो जदीरे हैं वो इस खबर को ओन कर रहे हैं कि यूएई ने इस जंग में अमेरिका और इसराइल का साथ दिया है, और ये भी कहा है कि इस जंग में हम ईरान के खिलाफ हैं। वाज़ेह रहे, पहले भी कई बार इस चीज़ को हाईलाइट किया गया था कि मुत्तहदा अरब अमारात जो है वो इसराइल के बहुत ही करीब हो गया है। इस जंग से पहले भी इस चीज़ को वाज़ेह किया गया था। अमेरिका से अच्छे ताल्लुकात थे, और क्योंकि गल्फ़ कंट्री में अमेरिका के हवाई अड्डे मौजूद थे, वो इस बात की अक्कासी कर रहे थे कि अगर गल्फ़ कंट्रीज़ में कोई भी जारियत होती है, हमला होता है, तो अमेरिकन फ़ौजी जो हैं वो इसे रिटेलिएट करेंगे, जो इस तमाम सिनेरियो में हमने नहीं देखा। और अब ये जो बड़ी पाबंदी आयद कर दी गई है कि ईरानी शहरी जो हैं वो अब मुत्तहदा अरब अमारात का जो है वो रुख नहीं कर सकते। कुछ इतलात ऐसी भी हैं कि जो ट्रांजिट फ़्लाइट है उसमें भी ईरानी शहरी को जो है एयरपोर्ट तक की भी इजाज़त नहीं मिलेगी। अब देखना ये है कि अगर डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से ये कहा जाता है कि हम इस जंग को ख़त्म करते हैं, तो फिर अपनाए हुर्मस के बारे में जो बड़ी बड़ी बातें की गई थी कि मैं और नौमुंतखब मुश्तबा खामनाई जो है वो अपनाए हुर्मस के मामलात देखेंगे, तो अब क्या होगा। और इस वक्त तक जब तक हम प्रोग्राम कर रहे हैं तो ये कहना गलत ना होगा कि अपनाए हुर्मस जो है वो इस वक्त मुकम्मल तौर पर ईरान के कंट्रोल में है। प्रोग्राम में इस पर मज़ीद बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं अजीम सब्ज़वारी, ईरानी सहाफ़ी हैं, तेहरान में मौजूद हैं। सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया सब्ज़वारी साहब आपके वक्त का। और इनके हमरा हैं ब्रिगेडियर रिटायर गजनफर अली साहब, दिफाई तज्ज़ियाकार हैं। आपका भी बहुत शुक्रिया ब्रिगेडियर साहब। नायला चौहान ने भी हमें ज्वाइन किया है, साबिक सफ़ीर हैं। और इनके हमरा हैं जुल्फ़िकार अली, तज्ज़ियाकार हैं। सबसे पहले रुक कर लेते हैं सब्ज़वारी साहब का। ये बताइएगा सब्ज़वारी साहब के तेहरान में इस वक्त क्या सिचुएशन देखने में आ रही है, और क्या ये कल तवक्को की जा सकती है कि डोनाल्ड ट्रंप जो है वो अहम खिताब करने जा रहे हैं और वो ये एक बार फिर अहमकाना ऐलान कर सकते हैं कि हम इस जंग को जीत चुके हैं? क्या कहेंगे? डोनाल्ड ट्रंप ने जब से ये जंग शुरू की है उस वक्त से वो मुसलसल इस बात का वो ऐलान करते रहे हैं, बयान बदलते रहे हैं, आदाफ बदलते रहे हैं। कभी वो कुछ कहते हैं कि हमारे आदाफ ये थे, हमने रजीम चेंज करना था। कभी कहते हैं रजीम चेंज करना हमारा मकसद नहीं था। कभी कहते हैं कि जी हमारा मकसद जो है वो ईरान के अपना हुर्मुस को आज़ाद कराना है। तो ये इस तरह की जो तज़ाद बयानियाँ अमरीकी हुक्काम के लहजे में हमेशा रही हैं, और ये समझ नहीं आ रहा कि उनके आदाफ उनकी खुद समझ में नहीं आ रहा कि उनका असल हदफ ईरान में है क्या, वो क्या हासिल करना चाहते हैं। अब ये कि जब ये जंग शुरू हुई और उसके बाद ईरान ने जब रिटेलिएट शुरू किया, तो उस रिटेलिएशन के नतीजे में जो आदाद शुमार दुनिया भर में सामने आए, इक़्तिसादी लिहाज से, सियासी लिहाज से और अस्करी लिहाज से, वो तमाम के तमाम उस अंदाज़ों और तखमीनों के बरखिलाफ निकले कि जो उसका अंदाज़ा अमरीकी इंतज़ामिया और उनकी जो जंग पसंद टीम है उसने लगा रखा था। अब उनकी समझ में नहीं आ रहा कि वो इस बखेड़े से कि जो उन्होंने पाल लिया है, ज़बरदस्ती उससे निकलें कैसे। यूरोप उनके साथ नहीं है, इस्लामी दुनिया उनके साथ नहीं खड़ी है, इस्लामी दुनिया के हत्ता मासेज़ उनके साथ नहीं खड़े हैं, हत्ता उनके अपने मासेज़, यूरोपियन कम्युनिटीज, यूरोपियन पब्लिक उनके साथ नहीं है। अब वो अपनी ना तो अपनी राय आमा को कंट्रोल कर पा रहे हैं, ना वो बाजार को कंट्रोल कर पा रहे हैं, ना वो इंटरनेशनल मार्केट को कंट्रोल कर पा रहे हैं। कल भी हमने देखा कि इसराइल की जानिब से जारियत की गई और कई मिसाइल दागे गए ईरान पे। जी जी, देखिए हमले और जवाबी हमलों का सिलसिला बदस्तूर जारी है,
उनकी तरफ से भी हमले होते हैं, वो कॉलेज यूनिवर्सिटियों, और हत्ता कि अब उनकी नौबत यहां तक आ गई है कि उन्होंने एक फार्मास्यूटिकल कंपनी को कल तेहरान में निशाना बनाया है। और खुद वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने भी इस बात की तस्दीक की है कि उनके दफ्तर के करीब जो है वो हमला किया गया है और उसको भी निशाना बनाने की कोशिश की गई है। तो इससे जाहिर होता है कि उनके अहदाफ बिखर चुके हैं, उनकी समझ में नहीं आ रहा कि वो करें तो क्या करें। जो अहदाफ वो हासिल करना चाहते थे वो तो अब तक हासिल नहीं हो सके, लिहाजा उन्होंने अब जो है वो इसका रुख ईरान के इंफ्रास्ट्रक्चर और बुनियादी तंसीबात की तरफ कर दिया है। लिहाजा ईरान जो है उसकी जानिब से भी पहले ही ऐलान किया जा चुका है कि अगर आप हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर को निशाना बनाएंगे तो हम इस खित्ते के अंदर मौजूद अमरीकी इंस्टॉलेशन को निशाना बनाएंगे, और ईरान इसको निशाना बना रहा है। हत्ता इसराइली जो अहदाफ हैं उन पर भी बदस्तूर हमले किए जा रहे हैं। आज ईरान की जानिब से, ईरान की मुसल्लह अफवाज की जानिब से जारी करदा बयानात के मुताबिक तो इस वक्त जो है वो भरपूर तरीके के हमले, जिनमें बैलिस्टिक मिसाइल्स का भी इस्तेमाल किया गया है, जिसमें ड्रोन्स का भी इस्तेमाल किया गया है, उनके जरिए से हैफा और तल अबीब को निशाना बनाया गया है। बिल्कुल ठीक है ब्रिगेडियर साहब, ये एक नोटिफिकेशन जारी किया गया है मुत्तहदा अरब अमारात की जानिब से कि ईरानी शहरी को अब दाखिला नहीं मिलेगा यूएई में, और ये भी बताया जा रहा है कि वो इस जंग में इसराइल और अमेरिका की हिमायत कर सकते हैं और ईरान के खिलाफ जो है वो बयानात दे सकते हैं या इस जंग में जो है वो पूछ सकते हैं। क्या कहेंगे इस पे? यूएई के 2-3 और नोटिफिकेशन जारी कर दे, ऐसे क्या फर्क पड़ेगा? नहीं आएंगे ईरानी, उनको यूएई को अपना नुकसान होगा। जब भी वो किसी टूरिस्ट, किसी भी मुल्क के टूरिस्ट को रोकेंगे तो लॉस तो उनकी अपनी इकोनॉमी को होगा। अब यूएई का रोल जो है मुसलमान ममालिक के खिलाफ है। यूएई जो है वो, मैं कहूँगा, इस वक्त मुसलमान ममालिक की पीठ में छुरा घोंप रहा है। उसका बहुत ही शर्मनाक किरदार है। आपको पता है कि यमन में उसने सऊदी अरब के खिलाफ जो है वो अपना STC एक प्रॉक्सी है जो बुनियादी तौर पर इसराइल के लिए लड़ती है। वो सदरन यमन में अपना कंट्रोल, अपने आप को इस्टेब्लिश करना चाहती है अपनी गवर्नमेंट के साथ। जो वहाँ का जो ऑयल रिच एरिया है अदन और हदरमाउत, वहाँ पे वो कब्जा करना चाहते थे, और वहाँ उनको यूएई जो है वो हथियार भेज जाता है इसराइल के कहने पे। फिर सोमालीलैंड में उसने इसराइल को सपोर्ट किया, सूडान में उसको इसराइल को सपोर्ट किया। उसके अलावा हद ये है कि गाजा के अंदर एक यूएई की इमाराती रेड क्रॉस सर्विस भेजी गई थी, जिसका ओवर्ट जो मकसद था वो ये था कि वो वहाँ पे जो जख्मी हैं उनको वो मदद करेगी, और उनकी अपना ड्रेसिंग और ये वो जो रेड क्रॉस का काम होता है, इमाराती रेड क्रॉस। लेकिन असल में वो इमाराती रेड क्रॉस जो है वो जासूसी कर रही थी फॉर तो आप उससे यूएई का रोल है। यूएई को तो शर्म आनी चाहिए, यूएई को, उनको शर्म आएगी नहीं, क्योंकि वो बिकाऊ माल है, पैसे पे बिक गए। उनको इजराइल पसंद है, इजराइल की चीजें पसंद है, वो जाके इजराइल की गोद में बैठ गए, क्योंकि इजराइल की गोद में बैठ के वो अपनी सिक्योरिटी इंश्योर करा रहे थे कि जी इजराइल हमें सपोर्ट करेगा। जिस तरह आपको पता है बहरीन में जो बहरीन का जो इंटीरियर मिनिस्टर था उसने एक इंटरव्यू दिया, और उस इंटरव्यू में बड़ा वो ये कह रहा था कि हमारे बहरीन में जो है वो मुसैद का हेडक्वार्टर है, एंड वी आर वेरी प्राउड ऑफ इट। या अंदाजा लगाए कि मुसैद का हेडक्वार्टर अब्दुल्ला बिन अहमद अल खलीफा उसका नाम है, उस इंटीरियर मिनिस्ट्री के इंटीरियर फॉरेन मिनिस्ट्री का सेक्रेटरी था। आप अंदाजा लगाए मुसैद का हेडक्वार्टर अगर बहरीन में है तो वो क्या कर रहा होगा? वो अरब ममालिक की और उनकी जासूसी करके। अच्छा ब्रिगेडियर साहब, इसमें भी जरा कमेंट कीजिएगा कि जब दिफाई मुआहिदा हुआ पाकिस्तान और सऊदीया के साथ, तो यूएई जो है वो भारत की तरफ देख रहे थे कि हमारा भी मुआहिदा हो जाए, और ये ना हुआ क्योंकि भारत की बड़ी सख्त पॉलिसी है कि वो खुल के किसी भी ममालिक की हिमायत नहीं करते। नहीं, भारत ने तो खुल के इजराइल की हिमायत की ना, उनकी तो नहीं, यूएई की मैं बात कर रही हूँ सर, कि जब पाकिस्तान का दिफाई मुआहिदा हुआ सऊदीया से। मैं आपसे कह रहा हूँ यूएई का बहुत शर्मनाक किरदार है, डबल किरदार, हिपोक्रेटिक किरदार है। जो वो इस्लाम, वो अपने आप को मुसलमान के रहते हुए इस्लामी ममालिक की पीठ पे छुरा घोंप रहा था, और अभी तक घोंप रहा है वो छुरा जो है। जब उसके अभी याद है आपको, उन्होंने अभी भी वो उनकी तमाम नजरें जो है अमन के लिए, पीस के लिए, या आने वाले दिनों में जो अलायंसेस बन रही है वो तमाम की तमाम इसराइल के साथ है। वो शर्म महसूस नहीं करते उस चीज में कि जी क्या है या क्या नहीं, या मुसलमान ममालिक का क्या किरदार है, मुसलमान अभी उनके जो भी चीजें हैं वो तमाम आपको नजर आ रही है कि जी अब ईरानी शहरी भाई नहीं आएंगे तो नहीं आएंगे, ईरानी शहरी आपका अपना फैसला है। नहीं आएंगे तो कौन सा ईरान के क्या मिसाइल कम हो जाएंगे अगर ईरानी शहरी वहां ना आएंगे? तो बात यह है कि इस किस्म की चीजें जो है वो मुसलमानों के अंदर, जब आप कहते हैं ना मीर जाफर और मीर सादी, यही लोग होते हैं, इसी किस्म के लोग होते हैं जिसकी वजह से आज यहूदियों की इतनी ताकत हुई है। या वो ज़ियोनिज़्म और न्योकॉन का जो एक कनेक्शन है, ज़ियोनिज़्म आपको पता है दहशत गर्दी पे बिलीव है, उसकी फिलॉसफी ये है
कि वो कहते हैं कि जी आप अपने मिलिट्री मीन्स के जरिए जो अपने पॉलिटिकल ऑब्जेक्टिव हासिल करो, और ज़्यादातर सारे दहशतगर्दी पे मबनी है, जिसमें ये जैरेड कुश्नर, मार्को रूबियो, पीट हेग्सेट, अपना एक ट्रम्प, ये सारे उसके मेंबर हैं, ये रॉथस्चाइल्ड के मेंबर हैं, ये फ्री मैसन के मेंबर हैं, जो दुनिया को तबाह बर्बाद करना चाहते हैं। खासतौर पर उनकी जो ज्यादा चपकलिश है या ज्यादा दुश्मनी वो मुसलमानों के है, वो मुसलमान दुनिया को बदनाम करना, बर्बाद करना चाहते हैं, और उसके अंदर यूएई भी शामिल है। तो बात यह है कि इस तरह यूएई का गुजारा होगा नहीं। अब पता चलेगा आने वाले दिनों में जब अमेरिका से निकल जाएगा। यानी बेशर्मी की बात है यार कि अमेरिका पैसे लेके इनको गालियां देता है और ये गालियां सुनते हैं। आपको पता है जो कुछ उसने कतर के बारे में कहा या बाकी खलीजी ममालिक के बारे में, और पैसे खुद फिर वहां खड़ा होकर ट्रम्प वो कहता है कि मैं $2 ट्रिलियन फलानी जगह से लेके आया, $2 ट्रिलियन फलानी जगह, $6 ट्रिलियन ले आया मैं अमेरिकन इकोनॉमी के लिए। और उसके बाद फिर जो ये जो मदद करते हैं। आपको पॉइंट आ गया है। नायला चौहान हमारे साथ मौजूद हैं, साबिक सफ़ीर हैं। बहुत शुक्रिया नायला साहब आपके वक्त का। ये बताइएगा कि डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से ये भी बयान दिया गया है कि जब हमने मदद के लिए पुकारा नेटो को, तो नेटो जो है वो उस जंग में नेटो ने हमारा साथ नहीं दिया, और इस चीज़ पे गौर किया जा रहा है कि नेटो से जो है वो अलहदगी हो सकती है। क्या कहेंगे इस पर? तो बहुत शुक्रिया मुझे अपने प्रोग्राम में मदू करने का, और इतना आपका काबिल पैनल है। इट इज़ अ प्लेजर टू बी विद ब्रिगेडियर साहब, ही इज वेरी नॉलेजेबल। जो आपका सवाल है वो आपको उसका पस मंजर देखना होगा। नेटो जो है बेसिकली नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन थी, और ये बनी थी कोल्ड वॉर के ज़माने में सोवियत यूनियन को कटेल करने के लिए। तो जब रशिया ने यूक्रेन पे हमला किया तो नेटो मेंबर कंट्रीज इन जनरल और यूरोपियन कंट्रीज, ईयू मेंबर कंट्रीज इन पर्टिकुलर, उनको जो है इससे बहुत धचका मिला, क्योंकि नेटो के ट्रीटी के मुताबिक अमेरिका जो था उसका एक बड़ा अहम रोल होना था, क्योंकि कोल्ड वॉर की थी ऑर्गेनाइजेशन। तो ये बेसिकली अमेरिकन वर्सेस सोवियत यूनियन थी, तो अमेरिका का इसमें बहुत रोल था टू कटेल सोवियत यूनियन, और उसमें बाकी यूरोपीय उनके एलाइज थे। लेकिन जब यूक्रेन वॉर हुई तो अब गए नेटो के समिट में और उन्होंने सबको डांटा और कहा कि हमने ठेका नहीं लिया हुआ, नेटो यूरोप का है, और यूरोपियन मेंबर कंट्रीज जो हैं उनको कम से कम 5% जो है नेटो बजट की कंट्रीब्यूशन करनी चाहिए, हम इसका बोझ नहीं उठाएंगे। तो जेडी वैंस गए, उन्होंने भी बहुत ही तजलील की ईयू मेंबर कंट्रीज की नेटो के ही समिट में, और उन्होंने कहा कि आप लोग जो हैं वो किसी काम के नहीं हैं और आप नेटो संभाल नहीं सकते। नायला साहब आप हमारे साथ ही रहिएगा, ब्रेक का कहा गया है, ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद आके गुफ्तगू का दोबारा आगाज करेंगे। स्टे विद अस। जी नाजरीन, वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक। और ब्रेक में जाने से पहले हम बात कर रहे थे नेटो के हवाले से कि मुमकिन तौर पे ये नज़र आ रहा है कि अमेरिका जो है वो नेटो से अलहदगी इख्तियार कर सकता है। नायला साहब हमारे साथ मौजूद हैं, साबिक सफ़ीर हैं। नायला साहब, ब्रेक से पहले आप इस पर कमेंट कर रही थी, मैं चाहूँगी कि हम इसको दोबारा कंटिन्यू करते हैं। बहुत शुक्रिया। तो जैसे मैं अर्ज किया था कि जब नेटो ने अमेरिका की मदद मांगी थी रूस की यूक्रेन के खिलाफ जंग में, तो अमेरिका ने इनकार कर दिया था। लेकिन अब जब स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ में ईरान की वजह से ट्रैफिक जो है शिपिंग की वो कर्टेल हो रही है, तो अमेरिका चाहता था कि नेटो जो है वो उसकी जगह उसके बिहाफ पे ईरान से जो है वो लड़े। तो नेटो ने इनकार कर दिया, और जो नेटो मेंबर कंट्रीज थी जैसे फ्रांस हो गया, जर्मनी हो गया और इस तरह के ममालिक, उन्होंने डायरेक्टली ईरान से रवाबित कर दिए कि उधर से उनको सस्ता तेल मिल जाएगा। सो उन्होंने अपने मफाद को तरजीह दी बजाय अमेरिका के मफाद को, जिस पे डोनाल्ड ट्रंप साहब बहुत नाराज हैं नेटो मेंबर्स से,
और कहते हैं कि ये तो फजूल लोग हैं, ना ये यूक्रेन में कुछ कर सके और जहाँ भी ये हमारी मदद नहीं कर सके। तो बेसिकली वो उनकी नाराजगी की वजह ये है कि वो चाहते थे कि वो नेटो को अपने मकासद के लिए इस्तेमाल करें, और नेटो ने कहा कि नहीं, जब हमको आपकी जरूरत थी आपने हमारा साथ नहीं दिया, अब आपको हमारी जरूरत है तो हम भी आपका साथ नहीं देंगे। ठीक है, तो नायला साहबा, ये लगता है कि नेटो से अलहदगी जो है वो हो सकती है अमेरिका की? देखिए, नेटो से अलहदगी का तो सवाल ही नहीं बनता। नेटो बना ही इन ममालिक से, अगर अमेरिका उससे निकल जाता है, नेटो वैसे भी जब से सोवियत यूनियन टूटा और रशिया बना तो उसकी जो है रेलेवेंस करीबन खत्म हो गई थी। लेकिन इन्होंने अफगानिस्तान में जब हमला करना था तो इन्होंने नेटो फोर्सेस को यूज करने के लिए ISAF फोर्सेस को इस्तेमाल किया अंडर द एम्बिट ऑफ नेटो। अब ट्रम्प साहब ने UN को भी रिडंडेंट कर रहे हैं और नेटो को भी रिडंडेंट कर दिया है, तो नेटो तो खुद अपनी मौत मर जाएगा। और रही बात अमेरिका की, तो फिर वो किस जो है वो शील्ड के अंदर ये अपनी एक्टिविटीज करेगा, क्योंकि UN भी सपोर्ट नहीं कर रहा और भी कोई ऐसी उनको अब ऑर्गेनाइजेशन नहीं मिल रही जिसके आड़ में वो ये हरकतें कर सके। बिल्कुल ठीक है। जुल्फिकार अली साहब हमारे साथ मौजूद हैं, सीनियर एनालिस्ट हैं। बहुत शुक्रिया जुल्फिकार साहब आपके वक्त का। जुल्फिकार साहब, आपको मेरी आवाज आ रही है? ठीक है, ब्रिगेडियर साहब का रुख कर लेते हैं। ब्रिगेडियर साहब, ये बताइएगा कि डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से कहा गया है कि 2 से 3 हफ्ते में ईरान जो है, अमेरिका जो है वो ईरान से निकल जाएगा, रिजीम चेंज हो चुकी है, और फिर ये भी कहा गया है कि नई जो क़यादत है वो कम शिद्दत पसंद है। लेकिन ये भी एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि कल डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से ऐलान भी किया जा सकता है, खिताब का भी कहा है कि हम ये जंग जीत चुके हैं और अब से ये जो जंग है ये ख़त्म होने पर है। क्या कहेंगे इस पर? ये पहले तो बड़ी दुख की बात यह है कि ऐसा शख्स जो करेक्टरलेस आदमी है और जिसको अपनी जबान पे कंट्रोल नहीं है, जिसको अपने अल्फाज पे कंट्रोल नहीं है, जो झूठ बोलना अपना मजहब समझता है, इखलाकी इक़दार से आ रही है, उसके खिताब के ऊपर हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि वो जंग खत्म करने का कह देगा। बड़ा अब है तो चूंकि अमेरिका सुपर पावर, इसलिए सुपर पावर का स्टेटस तो खैर उसका खत्म हो गया है, लेकिन वो माजी में एक ताकतवर पावर रहा है, तो इसलिए, और वो इनिशिएटर है इस तमाम ऑफेंसिव का इजराइल के साथ मिलके। यानी जंग जो शुरू की है वो ईरान ने तो नहीं शुरू की दोनों दफा, वो अमेरिका और इजराइल ने मिलकर शुरू की है। और इजराइल क्योंकि शिद्दत पसंद मुल्क है, दहशतगर्द मुल्क है, तो उसने अपना डोनाल्ड ट्रंप को भी अपनी लाइन में लगा लिया। अब वो कल क्या कहेगा, वो तो कह देगा खत्म कर दी। तो ये तो उसने अभी भी कहा है कि जी मैं जंग खत्म करना चाहता हूँ, और पाकिस्तान और टर्की और मिस्र जो बातचीत कर रहे हैं और चाइना को जो रूप पे ले रहे हैं वो इसलिए ले रहे हैं। लेकिन उसके साथ आपने देखिए ना कि वो 2000 पाउंड का उसने बंकर बस्टर बम भी मार दिया ईरान पे। आज इजराइल ने उनकी जो फैसिलिटीज हैं अपना, यानी उन्होंने उसकी दवाइयों की फैक्ट्रियों को भी छोड़ा। अब कोई लॉजिक है किसी फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री को टारगेट करना? ये तो वॉर क्राइम है, इसके लिए तो मुकदमा। उसके साथ साथ आप देखिएगा कि जो ग्राउंड ट्रूप्स की मूवमेंट है आपको वो भी नजर आ रही है कि जी वो भी मूव कर रहे हैं। और ये भी कहा जा रहा है कि अपना खबर रिलीज हुई है कि 18 अमेरिकन फौजी हैं जो ईरान ने पकड़े हैं, जो खारग आइलैंड के ऊपर गालवन लैंड करा। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि जब आपके एक्शन और अल्फाज ना मिलते हों तो इसका मतलब है आपसे बड़ा धोखेबाज कोई नहीं है। झूठ और किसको कहते हैं, धोखा और किसको कहते हैं, फ्रॉड किसको कहते हैं, यही चीजें होती हैं जो फ्रॉडस्टर करते हैं, कहते कुछ है करते कुछ है। तो इसलिए मुझे उसकी कही हुई किसी बात पे यकीन तो नहीं है, लेकिन बहरहाल क्योंकि जिस तरह के बयानात डोनाल्ड ट्रंप दे रहे हैं, आने वाले वक्त में हम देखेंगे खुसूसन मिड टर्म इलेक्शन में कि डोनाल्ड ट्रंप को जो है वो खासा नुकसान पहुंच सकता है इनके बयानात पे। मिड टर्म इलेक्शन तो बहुत दूर है, वो तो कल जो अमेरिका के अपना शहरों में जुलूस निकले हैं, और जिस तरह वहां पे अमेरिकन अपना फेडरेशन ऑफ लेबर जो है उसके कोई अपना पता है कितने करोड़ मेंबर्स हैं, जो उनकी लेबर यूनियन की तंजीम है, उसके साथ एक अमेरिकन एक और तंजीम है कांग्रेस ऑफ इंडस्ट्रीज, उनके तमाम जो वर्कर बाहर आए हैं। तो जब ये वर्कर बाहर आ जाते हैं ना कि अमेरिकन फेडरेशन ऑफ लेबर 1.5 करोड़ 2 करोड़ मेंबर है उसके, जब ये बाहर आ जाते हैं फिर वो एहतजाज रुकता नहीं है।
और देखिए कितने शहरों में एहतजाज हुआ है। उसके साथ साथ आज अगर आप देखें ना, अमेरिकन सेनेटर, इवन सेनेट के अंदर एक सेनेटर तकरीर कर रहे थे, वो कहते कि यार देखो ये क्या मजाक है कि एक हमने प्रॉब्लम पहले क्रिएट की है, अपना हॉर्मोन्स को बंद करा, और अब हम उसको खुलवाने की कोशिश कर रहे हैं। तो यही है। मुझे जो वो एक जॉन गैलोवे का गलबन एक सेइंग थी, मैं पढ़ रहा था कहीं, बड़ी इंपॉर्टेंट, उससे आप अंदाजा लगाइए। उसने अफगान वॉर के बारे में कहा था कि एक थिंकर थे, उन्होंने कहा था कि टुक अमेरिकन 11 years and trillion of dollars to replace a government of Taliban with the Taliban। तो अब आप उससे अंदाजा लगाइए कि अमेरिका की पॉलिसी क्या है कि पहले वो अपने हॉर्मोन्स को बंद करता है, फिर उसको खोलने के लिए कहता है। पहले वो अफगानिस्तान के अंदर तालिबान से लड़ता है, फिर तालिबान की हुकूमत ले आता है। ये क्योंकि उनके पास ना हर वॉर की एक एग्जिट स्ट्रेटेजी होती है, और ये वॉर की जो फिलॉसफी है उसके अंदर शामिल है। जब आप प्लान बनाते हैं, जब आप ऑपरेशनल प्लान बनाते हैं, तो उसका एक नुक्ता होता है जिसके अंदर बाकायदा एक हेडिंग है, एग्जिट स्ट्रेटेजी, कि आप उस वॉर से किस तरह निकलेंगे। अगर तो आप अमेरिका एक एम्बेसी की छत पे डॉलर अपना वियतनाम में अपने जहाज ईरान को वेनेजुएला समझ लिया था ब्रिगेडियर साहब, ये कहा जा सकता है मिस कैलकुलेशन हो गई डोनाल्ड ट्रंप से, या प्रेशर में आ गए एप्स्टीन फाइल से? मुझे इस मिस कैलकुलेशन का इसलिए नहीं समझ आता कि पेंटागन में एक ब्रीफिंग हुई थी जिसमें ये कहा गया था कि CIA ने 4 हफ्ते पहले 5 हफ्ते पहले डोनाल्ड ट्रंप को ये बता दिया था, असेसमेंट दी थी कि जी आप अगर ईरान में रिजीम चेंज करेंगे तो उससे हार्डन्ड रिजीम ईरान में आएगा, और आप कोई रजा शाह पैरवी को वहां जाके इंस्टॉल नहीं करा सकते। अगर ये उनकी इंटेलिजेंस एजेंसी क्लैरिटी से बता रही है तो और उनकी इंटेलिजेंस एजेंसी ये भी बता रही है, तुलसी गबार्ड से जो कांग्रेचुनल हियरिंग हो रही है उसमें उससे पूछा जा रहा है कि क्या आपने कहा था कि ईरान इमिनेंट थ्रेट है, क्या आपने कहा था कि ईरान के पास न्यूक्लियर वेपन ईरान ने बना लिए? तो उनका जवाब उनके पास है न्यूक्लियर वेपन तो नहीं बनाए थे, इंटेंशन थी। सो ये कहना कि उसने ये मिस कैलकुलेट, ये एक मजहबी जनूनियत पसंदी है, इसको समझिए। ये एक जॉनिज्म की और न्योकॉन्स की जो एवलांजिकल क्रिश्चियंस हैं और एवलांजिकल ज्यूज हैं, उनकी ये मजहबी दहशतगर्दी है मुसलमानों के खिलाफ, जिसके ऊपर बेस करके ये तमाम की तमाम तबाही रचाई गई है मुसलमान मुल्कों को तबाह करने की। इसमें कोई मिस कैलकुलेशन नहीं है। इसमें कैलकुलेशन ये थी कि और इस वॉर का आप यकीन कि आप ये भी सोच लीजिए कि इस वॉर का ऑब्जेक्टिव अमेरिका का या इजराइल का वॉर जीतना नहीं था। उनका मकसद था कि ईरान की मिलिट्री कैपेबिलिटी, उनकी मिसाइल कैपेबिलिटी, उनकी इंफ्रास्ट्रक्चर कैपेबिलिटी, उनकी नेवल कैपेबिलिटी को जितना डिग्रेड कर सकते हैं, जितना कम कर सकते हैं, उनका कर दे, और वो आपको नजर आ रहा है। तो वो ये समझते थे कि ईरान जवाब नहीं दे सकता। ईरान ने जो अब उनकी फेटी लगाई है और जो आज हैफा में और तल अवीव में हाल है, तो मेरा ख्याल अगर किसी शैतान याहू में या डोनाल्ड ट्रंप में जो उसने एपिक फ्यूरी शुरू किया था, असल में तो उसका नाम एपिक फ्यूरी नहीं, उसका एप्स्टीन फ्यूरी नाम था कि एप्स्टीन की फ्यूरी से होकर उसने ये जो है वो ऑपरेशन शुरू किया था। तो अगर किसी में शर्म होती तो वो थोड़ा शर्म महसूस करता बयान देते हुए कि हमने अमेरिका ईरान को डिग्रेड कर दिया या उनकी हमने नेवी तबाह कर दी। बिल्कुल ठीक है, क्या कहें? बिल्कुल ठीक है ब्रिगेडियर साहब, आपको कमेंट आ गया है। सब्जवारी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। ये बताइएगा कि ईरान की जानिब से रिटेलिएट किया गया, कुवैत में अमेरिकन हवाई अड्डों पे भी जो है वो मिसाइल दागे गए। अब ऐसी इतलात भी मौसूल हो रही हैं कि कुवैत ने भी रिटेलिएट किया है ईरान पे। जी अजीम, आप मुझे सुन पा रहे हैं? जी आपकी आवाज अब मुझे आ रही है, बीच में डिस्कनेक्टिविटी थी, मैं पूरी बात आपके ठीक है, मैं सवाल रिपीट कर दूं? सका। जी 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 जी, सवाल मैंने नहीं सुना आपका। बिल्कुल जी जी। देखिए, ईरान ने रिटेलिएट किया कुवैत पे और अमेरिकन बेसिस को टारगेट किया गया। अब ये भी इतलात मौसूल हो रही हैं कि कुवैत ने भी रिटेलिएट किया है, ईरान पे मिसाइल दागे हैं। इस हवाले से क्या कहेंगे? हेलो जी हेलो अजीम साहब, आप मुझे सुन मुझे पा रहे आपकी आवाज सुनाई नहीं दे रही है। अजीम साहब, ये आपसे जानना चाह रहे थे कि कुवैत पे भी मिसाइल दागे गए हैं ईरान की जानिब से। यकीनी तौर पे ईरान ने रिटेलिएट किया है, अमेरिकन हवाई अड्डों को निशाना बनाया है, और अब ऐसी भी खबर मौसूल हो रही है कि कुवैत ने भी ईरान पे मिसाइल दागे हैं। क्या कहेंगे इस पे? जहां तक कुवैत के दागने की बात है, तो मैं नहीं समझता कि अभी तक कोई ऐसी हमारे पास इंफॉर्मेशन है कि कुवैत की जानिब से कोई ऐसा रिटेलिएट किया गया। अगर कुवैत की जानिब से भी कोई रिटेलिएट होगा तो वो अमेरिकन बेसिस से ही होगा ना, कहीं और से तो नहीं होगा। यानी अमेरिकी ही हमला करेंगे, वरना कुवैत है, बहरैन है, या ये दीगर ममालिक जो मुत्तहिदा अरब इमारात जैसे ममालिक हैं, इनके पास अपनी क्या रिसोर्सेज हैं?
ये तो दूसरों की रिसोर्सेज पर तकिया किए बैठे हुए हैं ना। इन्होंने तो दूसरों को अपने अड्डे दिए हुए हैं, बैरूनी ताकतों को, हत्ता कि आलम इस्लाम की दुश्मन ताकत इसराइल तक को तो इन्होंने अपने यहाँ अड्डे दिए हुए हैं। तो इनकी तरफ से रिटेलिएशन क्या है? रिटेलिएशन असल जंग ही जो है वो सीधी सीधी जो है वो अमेरिका और इसराइल के साथ ईरान की जंग है। ये इसके अलावा और क्या हो सकता है? हाँ, ईरान ने वाजे कर दिया है कि वो जो अमेरिकन बेसिस हैं, जहां पर अमेरिकन हाइड आउट्स हैं, कि जहां उनके फौजी इस वक्त, क्योंकि ईरान मुसलसल उनके बेसिस को क्या नाम है हमले का निशाना बना रहा है, तो वो भागकर होटल्स के अंदर या आम आबादियों के अंदर छुप रहे हैं और वो चाहते हैं कि पब्लिक को एक ह्यूमन शील्ड के तौर पर इस्तेमाल करें। तो ईरान ने कह दिया है साफ साफ कि जहां जहां हमें इत्तला मिलेगी कि यहां पर ये छुपे हुए, वहां हम ऐलान कर करके हमला करेंगे। ईरान अगर हमला करता है तो ऐलान करके हमला करता है, पहले इंफॉर्मेशन देकर हमला करता है कि हम फला जगह हमला करने वाले हैं, वहां पर रहने वाले आम ये शहरी बताइएगा कि ईरान ने डेडलाइन दी थी कि हम भी जो है वो अमेरिकन कंपनीज पे मिसाइल दागेंगे जो खलीजी ममालिक में मुकीम हैं, और एक सहाफ़ी ने डोनाल्ड ट्रंप से सवाल किया कि ईरान की जानिब से ये धमकी दी गई है कि वो अमेरिकन कंपनीज को टारगेट करेंगे, जिस पे डोनाल्ड ट्रंप का ये कहना था कि क्या उनके पास एटमी हथियार हैं। तो सहाफ़ी ने कहा नहीं, जिस पर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि हम ऐसी धमकियों को सीरियस नहीं लेते। देखिए, डोनाल्ड ट्रंप की तो खुद उसको कौन संजीदा लेता है। पहली चीज तो यह है कि दुनिया के अंदर एटमिक हथियार की उन्होंने बात की, तो क्या एटम बम या एटमिक हथियार जंगों के हथियार हैं? कौन सी जंग के अंदर एटमिक हथियार यूज हुआ है? दूसरी आलमी जंग के अंदर भी अगर हथियार इस्तेमाल हुआ है तो आम पब्लिक को मारने के लिए इस्तेमाल किए, तो वेपन ऑफ मास डिस्ट्रक्शन है, जिस पर इदारे, आलमी कवानीन, ज़ाब्ते, अखलाक सब कुछ जो है इसके ऊपर मौजूद है कि ये जो है, अगर अमेरिका इसके ऊपर घमंड करता है कि उसके पास एटमी हथियार है, तो यकीनन वो कर सकते हैं इस चीज के ऊपर, क्योंकि इससे पहले भी इंसानियत का कत्ल हिरोशिमा और नागासाकी में कर चुके हैं। इसके अलावा उन्होंने इराक और अफगानिस्तान की जंगों में क्या किया है? इसके अलावा उन्होंने दाइश जैसी प्रॉक्सीज को बनाकर उन्होंने क्यों इस इलाके के अंदर जो है कुछ तो खून का बाजार गर्म किया? तो ये तो उनकी अपनी एक मेंटेलिटी है अमेरिकन की और अमेरिकन लीडर्स की। अमेरिकन नेशन की बात नहीं कर रहा हूं, अमेरिकन लीडर्स की ये मेंटेलिटी है कि वो हमेशा ताकत की जबान समझते हैं, इसके अलावा वो कोई जबान ही नहीं समझते। लिहाजा उन्होंने इसी चीज को कह दिया कि ईरान के पास अगर हमला करे, तो क्या ईरान ने माइक्रोसॉफ्ट को निशाना नहीं बनाया? क्या ईरान ने अमेजोन की जो है वो पिछले 5 दिन से अमेजोन की जो है वो साइट बैठी हुई है और वो जो है काम नहीं कर रहे हैं? तो क्या इसका क्या मतलब है? ईरान के लिए जरूरी नहीं कि ईरान फिजिकली किसी चीज को निशाना बनाए। ईरान ने जो काम आपना हुर्मुज के अंदर किया है, उसके नतीजे के अंदर पूरी दुनिया के अंदर और खास तौर से अमेरिकन कंपनीज जो हैं वो लॉस का शिकार है। अमेजोन क्यों बंद पड़ी है? कोई पूछने वाला है इनसे? पूछे इनसे कि अमेजोन क्यों बंद पड़ी है। बिल्कुल ठीक है। जुल्फिकार अली साहब ने हमें ज्वाइन किया है, तज्ज़ेकार हैं। बहुत शुक्रिया जुल्फिकार साहब आपके वक्त का। खदीजा साहबा, जुल्फिकार साहब ये बताइएगा कि वॉल स्ट्रीट जर्नल ने ये खबर दी है कि यूएई जो है वो जल्द इत्तेहाद कर लेगा अमेरिका और इसराइल से, ताकि ईरान के खिलाफ जो है वो वाज़ेह तौर पे जंग लड़ी जाए। इस पे क्या कहेंगे? पहला अरब ममालिक है, खलीजी ममालिक है। जी नहीं देखिए, वो तो पहले ही इसराइल को तस्लीम कर चुके हैं और यूनाइटेड स्टेट्स के कहने पे उन्होंने इंडिया के अंदर, यूएई के अंदर जो इंडिया के स्ट्रेटेजिक रिजर्व्स हैं एयरफोर्स के फ्यूलिंग के, वो दिए हुए हैं। तो वो मिसाल वो क्या इत्तेहाद कर लेगा, और इत्तेहाद कर भी लेगा तो क्या होगा? देखिए, इस वक्त जो सबसे बड़ी चीज है, प्रेसिडेंट ट्रंप ने जब ये जंग शुरू की तो उन्होंने कहा कि हम ये चाहते हैं कि वो उनकी न्यूक्लियर सलाहियत को हम खत्म कर दें। उसके बाद उन्होंने कहा कि हम उनकी बैलिस्टिक मिसाइल की सलाहियत को खत्म करना चाहते हैं, और उसके बाद फिर तीसरी बार अब यहाँ पे आ गए हैं कि स्टेट ऑफ हॉर्मूज खोलना चाहते हैं। लेकिन इससे पहले कल उन्होंने कहा कि स्टेट ऑफ हॉर्मूज खुलती है नहीं खुलती, हमें से क्या, ये तो फ्रांस जो है वो खुलवाए या नेटो वाले खुलवाए जो नहीं आ रहे, तो हमने तो उसका लेना देना कुछ नहीं। खुलती है नहीं खुलती, हम वापस जा रहे हैं, हम एक दो हफ्तों में हम निकल जाएंगे यहाँ से। तो उनकी बातों के अगर आप जाएंगे और उसका यूएई का इत्तेहाद की बात करेंगे तो इसके कोई मालिक भी नजर नहीं आ रहे। हाँ, कल जो वो अपनी कौम से खिताब करेंगे सुबह 6 बजे पाकिस्तान के वक्त के मुताबिक, ये बात जो है डायरेक्टली उनको इधर उधर नहीं होने देगी। ये डायरेक्टली चूंकि वो अपनी कौम से कह रहे होंगे, वादा कर रहे होंगे या जो भी ऐलान कर रहे होंगे। मैं समझता हूँ कि अमेरिका ने जितनी भी अब तक जंग लड़ी है उसकी कॉस्ट बहुत हैवी पे की है। जो सस्ते 40-50 हजार का ड्रोन है उसको मारने के लिए वो आपको पता है कितना महंगा, 13-14 मिलियन डॉलर का वो पैट्रियट चला रहे हैं। तो ये एक कॉस्ट है, और अमेरिका की अपनी जो अंदर फाइनेंशियल सूरत हाल, इकोनॉमिक सूरत हाल है, वो बड़ी खराब हुई है।
अमेरिका का डेट टू जीडीपी रेशियो उसकी 100 साल हिस्ट्री में सबसे ज्यादा 136% पे इस वक्त पहुंच गया है। और बरतानिया में अगर आप देखें तो बरतानिया मॉर्गेज रेट जो है वो 1% इजाफा हो गया है। जापान ने अपनी पूरी पिछले 30 साल की तारीख में कभी भी जो है वो अपना जो मार्कअप रेट है उसको माइनस से आगे नहीं जाने दिया। अब वो 0.75% पे है और अगले एक हफ्ते में वो कह रहे हैं कि उसको डबल करने जा रहे हैं। तो जी। ये पूरी दुनिया इस जंग में इस तरह से फंस गई है। यूएई अपनी उसकी इकोनॉमी जो है यूएई की, वहां से सारे इन्वेस्टर भाग गए हैं, वो इंसेंटिव दे रहा है। तो मैं समझता हूं कि इसका जो सारी इस जंग का इसकी एस्केलेशन जो अमेरिका कर सकता था, जो इसराइल कर सकता था, वो कर चुके हैं ना। 80,000 से ज्यादा इमारतें उन्होंने ईरान के अंदर खंडर बना दी है। लेबनान के अंदर उन्होंने बहुत बड़ी मैसेकर किलिंग की है। तो ये सारी चीजें तो वो आजमा चुके, अपनी ताकत का आखिरी जोर लगा चुके हैं। और अच्छा इसराइल के जुल्फिकार पास साहब, अगर एटम कल बम ऐलान कर दिया जाता है डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से कि ये हम इस जंग बंदी करते हैं, सीज फायर हो चुका है, तो फिर क्या इसराइल इस जंग को रोक पाएगा? उसकी जारियत जारी नहीं, रहेगी? इसराइल नहीं देखे, नेतन्याहू ने तो कह दिया सीधा ही कि अगर ईरान का और अमेरिका का कोई मुद्दा होता है तो वो लबनान तक नहीं आएगा, यानी उसके लबनान में हम नहीं मानेंगे। जी। तो ईरान की जंग तक तो शायद वो मान जाएगा, लेकिन वो कहते हैं लबनान के अंदर उन्होंने 30% जो नया इलाका जो साउथ ऑफ लबनान का कब्जा कर लिया है, वो कह रहे हैं वो नहीं हम खाली करेंगे, ये हमारा बफर जोन है, हमारी सेफ्टी और सिक्योरिटी है। एक बात ये, और दूसरी बात ये कि प्रेसिडेंट ट्रंप एक तरफ तो ये कह रहे हैं कि वो निकलना चाहते हैं, दूसरी तरफ उन्होंने जॉर्ज डब्ल्यू बुश जो उनका बड़ा वेसल है, वो जंगी शिप है, वो भी वहां से मूव कर दिया है वहां अमेरिका की कोस्ट से। तो जी। ये सारी चीजें साथ साथ चला रहे हैं, इधर से वो मैरीन्स भेज रहे हैं। तो मैं समझता हूँ कि अभी ये बातें बिल्कुल जो है वो, क्योंकि ट्रंप साहब की आदत ऐसी है कि वो कुछ आप उसको यकीन से नहीं कह सकते। कल सुबह की 6 बजे की तकरीर के बाद कुछ समझ आ सकेगी, लेकिन अमेरिका अपने अंदर 65% लोग जो है उसके खिलाफ है। और आपको याद होगा कि इस जंग के बारे में जो करारदाद आई थी हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव में, वो अगर 4 डेमोक्रेट वहां पे फ्लोर क्रॉस ना करते और वो लोटे ना बनते, अगर पंजाबी जुबान में पाकिस्तानी जुबान में रखे, तो ट्रंप को तो वहां जंग रोकना पड़ जानी थी। वो सेनेट में तो उनकी अक्सरियत है, तो यहाँ पे हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव में तो ये 6 लोग आगे थे, 4 जो है वो डेमोक्रेट उधर चले गए। तो मैं समझता हूँ कि सूरत पॉलिटिकली भी वहाँ बड़ी मुश्किल है। और अमेरिका के पास पैसे भी जो है उसके, वो देखे वो बहुत बड़ा $1 ट्रिलियन जो है वो मुख्तलिफ 45,000 फौजी उसने लगाए हुए हैं जर्मनी में, 45,000 जापान में लगाए हुए हैं, इधर मिडिल ईस्ट में 40-50,000 लोग लगाए। तो इससे ह्यूज कॉस्ट है इसकी जो अमरीकी अवाम पे कर रही है। तो मेरे ख्याल में अब वो मुश्किल होगा उसके लिए इस जंग को ज्यादा देर तक जारी रखना। बिल्कुल ठीक है। नाला साहब, ये बताइएगा कि सऊदी वली अहद के खिलाफ जिस तरीके से नाजेबा गुफ्तगू की गई डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से, जो अल्फाज जो हैं वो इस्तेमाल किए गए, क्या समझती हैं आप कि इस जंग के बाद कुछ ममालिक, खलीजी ममालिक ऐसे होंगे जिनके ताल्लुकात अमेरिका से खराब हो सकते हैं? देखिए, ताल्लुकात ममालिक के दरमियान उनके परसीव्ड इंटरेस्ट होते हैं। अब ये अपने मुफादात को किस तरह परसीव करते हैं, ये उन पे डिपेंड करता है। इसलिए मेरा नहीं ख्याल कि हमें इस पे कोई कयासराई करनी चाहिए। अगर मतलब आप गल्फ कंट्रीज, खासकर जो रॉयल फैमिली सऊदी अरेबिया की, उनके उन कवानीन देखें तो किसी भी रॉयल्टी की शान में तौहीन वाले जुमले जो हैं वो तो एक जिसे कहते हैं ना बहुत बड़ा जुर्म समझा जाता है, पनिशेबल बाय डेथ पेनल्टी। तो अब वो लॉ तो ट्रंप मेरा नहीं ख्याल अप्लाई कर सकेंगे, लेकिन रवाबित में असर तो हो रहा है। ऑलरेडी MBS ने पहले से ही चीन के साथ रवाबित बढ़ा लिए हुए थे, रूस के साथ रवाबित बढ़ा लिए हुए थे यूक्रेन वॉर के दौरान भी। तो अब जो है आई थिंक इनके भी मुफाद में है कि वो पेट्रो डॉलर से हटके पेट्रो युआन की तरफ जाएं। तो अगर ये होता है तो पूरी फिर जो वर्ल्ड इकोनॉमिक ऑर्डर जो ब्रेटन वुड्स सिस्टम था वो भी हिल के रह जाएगा, कुजा के आप सिर्फ ममालिक के रवाबित की बात कर रहे हैं। अच्छा नाला साहब, क्योंकि हमारे वजीर खारजा इसहाक डार साहब
वो भी चाइना गए और वहाँ के वज़ीर ख़ारजा से मुलाकात भी की। इसी दौरान हमने देखा कि जंग में थोड़ी सी नरमी भी आई है, कमी भी आई है। डोनाल्ड ट्रंप जो है वो कल अपनी आवाम से खिताब भी कर रहे हैं। तो इसे इन तमाम चीज़ों से मिलाया जा सकता है हमारे वज़ीर ख़ारजा का वहाँ जाना चाइना? पाकिस्तान का माशाल्लाह बहुत ही कामयाब ये डिप्लोमेटिक रोल रहा है। आप गैर जानबदार और एक ऑनेस्ट ब्रोकर की तरह देखे जा रहे हैं। आपका पूरे खित्ते में जो है, ना सिर्फ पूरे खित्ते में पूरी दुनिया में आपका जो इमेज है वो बहुत ऊंचा हो गया हुआ है। और चीन से मुलाकात हमारे डिप्टी प्राइम मिनिस्टर / फॉरेन मिनिस्टर की एक खास अहमियत की है, बिकॉज अब तक चीन डायरेक्टली किसी भी जंग में नहीं था, इमदाद दे रहा था। जैसे हमें भी उन्होंने जब पहलगाम का था तो उन्होंने हमारी बड़ी मदद की थी, जिसके लिए हम उनके मशकूर हैं। ईरान को भी उन्होंने टेक्नोलॉजिकल सपोर्ट दी है, लेकिन डायरेक्ट कन्फ्रंटेशन स्वाय ताइवान के इशू पे चाइना कहीं और करने को तैयार नहीं रहा। लेकिन अभी जो पाकिस्तान में आप देखिए, पहले 4 ममालिक के फॉरेन मिनिस्टर्स की मीटिंग इस्लामाबाद में हुई, जिसमें तुर्की थे, सऊदी थे, इजिप्शियन थे। ये तीनों ममालिक अपने अपने खित्ते में बहुत अहमियत के हामिल हैं, और उनका मिलके बैठ के एक स्ट्रेटजी डेवलप करना, और उसके बाद पाकिस्तान के जो डिप्टी प्राइम मिनिस्टर, फॉरेन मिनिस्टर, वो उनका चीन पे जाना, यानी चीन एक वो जो ईरान ने कहा ना कि दे नीड ऑनेस्ट गारंटर फॉर पीस, वो और कोई नहीं कर सकता। तो देखिए कि चीन उसमें किस हद तक आगे आने को राजी है, पर चीन ने भी पाकिस्तान के जो रोल है उसको सराहा है। बिल्कुल ठीक है। अजीम साहब, ये बताइएगा, एक खबर के मुताबिक MQ-9 नामी तैयारा ईरान ने तबाह कर दिया है। ये दावा किया जा रहा है कि ये जो तैयारा है ये बिना पायलट के ऑपरेट किया जाता है, और कुछ माहिरीन का ये भी कहना है कि इसे सैटेलाइट से ऑपरेट किया जाता है और ईरान ने इस तैयारे को तबाह कर दिया है। ये खबर बिल्कुल है, और ये एक नई MQ-9 किस्म के मुतादिद तैयारे अब तक ईरान ने इस जंग में गिराए हैं। MQ-9 है और RQ-7 है, और इसके अलावा लोकास हैं। ये सारे तैयारे जो सुसाइड किस्म के बॉम्बर तैयारे हैं, या इनके अंदर जो है ये बम्बार्डमेंट की सलाहियत इनके अंदर मौजूद होती है, ये तमाम तैयारे अब तक ईरान गिरा चुका है, और इसमें कोई दो राय नहीं है। हत्ता कि जो पिछले दिनों इत्तलात आई थी, जिसका खुद अमेरिकन मीडिया ने भी एतराफ़ किया कि हमने F-35 किस्म के तैयारों को भी हिट किया है, और ये टेक्नोलॉजी की वजह से अब F-35 तैयारे ईरान के अंदर इतनी आसानी से पेनिट्रेट करने के लिए आमादा नहीं होते। हिट होने की वजह से उसने इमरजेंसी लैंडिंग की है। अब उसको कितना नुकसान पहुंचा है, इस बारे में अमेरिकन मीडिया भी खामोश है और अमेरिकन स्टेट भी जो है वो खामोश है। तो ऐसा नहीं है कि वो यकीनन उनके पास एडवांस टेक्नोलॉजी थी जिसके ऊपर उनको बड़ा घमंड था। वो टेक्नोलॉजी अब जो है वो आहिस्ता आहिस्ता जो है उसको यानी उसका जो तोड़ है वो ईरान के अंदर मौजूद है, और लोग इसको आहिस्ता आहिस्ता ऊपर लेकर आ रहे हैं। यही तैयारे कि जिनको ये जो ड्रोन तैयारे जिनके बारे में कहा जाता था कि इनको जो है वो रेडार की रेंज पर नहीं आ सकते और इनको निशाना नहीं बनाया जा सकता, ईरान ने मुतादिद तैयारे गिराए हैं, और आए दिन इसकी तस्वीर और फुटेज जो है वो इंटरनेशनल मीडिया पर भी आ रही है। तो इसमें तो कोई शक नहीं है, ईरान प्रिपेयर था इस जंग के लिए, और 12 रोजा जंग में उसको एक बूस्टअप मिल गया था। हालांकि उससे पहले भी ईरान इस बात के लिए आमादा था कि उसके ऊपर एक हमला होना है। लिहाजा 12 रोजा जंग में जब ये जंगबंदी की बात हुई और यकतरफा तौर पर यह जंग अमेरिका और इसराइल की जानिब से बंद की गई थी, ईरान को इस बात का अंदाजा था कि आइंदा चलकर ये जंग एक बार फिर शुरू होगी और ये हमला होगा। यही वजह है कि ईरान, जो अब मीडिएशन की बात हो रही है, तो ईरान की जो बुनियादी शर्त है वो ये कि ईरान जंगबंदी नहीं चाहता जी, जंग खत्म करना चाहता है, जंगबंदी नहीं चाहिए जी। इसी पे पॉइंट ले लेते हैं ब्रिगेडियर साहब से। इसराइल हमला नहीं करेंगे जी। बिल्कुल ठीक है जी खदीजा बताइए। बिल्कुल ठीक है ब्रिगेडियर साहब, ये बताइएगा कि ईरान कहता है कि जंग बंदी नहीं, जंग का खात्मा चाहिए,
क्या आपको ऐसा होता दिखाई दे रहा है? और ईरान का एक ये भी मुतालबा था कि खलीजी ममालिक में जो अमेरिकन अड्डे हैं इन्हें मुकम्मल तौर पे ख़त्म किया जाए। तो अब तो ये बात साबित हो गई है कि यूएई तो किसी भी सूरत इन अड्डों को ख़त्म नहीं करेगा, लेकिन जो दीगर ममालिक हैं सऊदीया, बहरीन, कुवैत, वो क्या अमेरिकन अड्डों को जो है अपने मुल्क से, अपनी सिटीज़ से खाली करवाने में कामयाब हो पाएंगे? असल में कुछ अड्डे तो खुद ब खुद खाली हो रहे हैं सही। और कुछ अड्डों से वो अपने मैन पावर को सिक्वीज कर रहे हैं। और ये जो आप MQ-9 रिपर ड्रोन की बात कर रही थी, ये बहुत बड़ा एंड्योरेंस 47 आवर से ज्यादा एंड्योरेंस का एयरक्राफ्ट है जो 50,000 फीट की अल्टीट्यूड पे फ्लाई करता है। ये अनमैन्ड एरियल व्हीकल है और इस तरह का एरियल व्हीकल जो है वो रशिया ने भी ईरान को दिया हुआ है और वो हाइपरसोनिक ग्लाइड व्हीकल है जो 20 से 22 नॉट पर चलता है। अगर ईरान ने उसको भी इस्तेमाल किया तो इसराइल को लग पता जाएगा, क्योंकि ईरान ने कह दिया है कि अब हम डिफेंसिव से ऑफेंसिव स्ट्रैटेजी पे शिफ्ट हो गए। तो इस तरह जो जंग बंद नहीं होगी तो जो लॉसेस हैं इसराइल के भी वो भी बहुत मल्टीप्लाई होते जाएंगे। और ईरान आप याद रखिएगा, चाइना ने ईरान को डार दिया है, वो YLB-8B उसका नाम है, जो यही है गालिबन, जो स्टेल्थ एयरक्राफ्ट को 350 किलोमीटर पे डिटेक्ट करता है। तो ये जंग जो है अगर बढ़ी तो ये बड़ी स्वेयर जंग होने जा रही है। अब जहाँ तक आपने अड्डों की बात की तो मेरा ये ख्याल है कि आखिरी वक्त तक UAE की बात अगर आप करेंगे तो वो जो किसी भी मूड में नहीं है कि जी वो कोई यहाँ पे हट के और फिर ईरान के साथ या फिर जो वो हैं अपने इस्लामी ममालिक के साथ पिकुलेशन करे, क्योंकि जो UAE के प्रेसिडेंशियल एडवाइजर हैं अनवर गारगोश उनका नाम है। मैं उनका एक ट्वीट, उनका एक आर्टिकल, उनका एक स्टेटमेंट पढ़ रहा था जिसमें उन्होंने कहा था कि जो तेहरान है ना वो एक सेंट्रल थ्रेट है गल्फ स्ट्रेटेजी के अंदर, और हम आने वाले दिनों में अपनी सिक्योरिटी के लिए हम वाशिंगटन से और इससे भी ज्यादा डीपर अलायंसेस हम करेंगे। अगर वाशिंगटन से डीपर अलायंसेस की बात करते हैं तो ऑटोमेटिकली वो इसराइल पे शिफ्ट होती है ना, क्योंकि इसराइल से उनका बड़ा डीप अलायंस बन रहा है। लेकिन बहरहाल ये जो कुछ अड्डे खाली हो ना हो, लेकिन मैं ये आपको कह सकता हूँ कि अगर जब ये जंग खत्म होगी, अगर नहीं खत्म होगी तो तबाही बहुत होगी, और अगर खत्म होगी तो इसके अंदर इसकी जो मिडल ईस्ट का जो इस वक्त जो शेप है ना वो नहीं रहेगी। दूसरी बात ये है कि अब ये दुनिया जो है ये यूनिपोलर नहीं रही। अमेरिका इज नो मोर अ सुपर पावर। अब चाइना, रशिया और अमेरिका उनके बाद एक ऐसा अलायंस, एक ऐसा अपना शेप बन रही है जिसमें जिसमें आने वाले दिनों में हमारे जैसे नायला साहब ने फरमाया, उन्होंने बड़ा ठीक कहा कि सऊदी अरब ने बहुत पहले से बल्कि चाइना की तरफ जो है, और चाइना से जो अलायंसेज है, बल्कि ये भी रिपोर्ट आया था कि एक वफद सऊदी अरब का चाइना गया और चाइना का जो डिक्लेयर नहीं हुआ है। तो अब ये जो आने वाले दिनों में जो अलायंसेज बनेंगी और उसके साथ साथ जो आने वाले दिनों में आप ब्रिक्स का और SCO का और इनका जो इन्फ्लुएंस देखेंगे, और जो जैसे कहा गया कि वो युआन डॉलर की तरफ, पेट्रो डॉलर से युआन डॉलर, तो ये चीजें अभी आने वाले दिनों में उभरेंगी। और जो पहली शेप थी मुझे लगता है मिडल ईस्ट की या बाकी कंट्रीज की, वो शेप नहीं रहेगी। इसके अंदर जो सिक्योरिटी अलाइनमेंट्स हैं वो भी चेंज होगी, क्योंकि अमेरिकन ने इस वक्त ये बता दिया कि दे आर नो मोर अ सिक्योरिटी प्रोवाइडर ऑफ एनी स्टेट। उन्होंने इस जंग के दौरान एसेट्स जो उन्होंने यहाँ पे रखे थे सऊदी अरब और बाकी ममालिक को, वो तो उठा के इसराइल की तरफ शिफ्ट कर दी। तो अगर इसराइल पे ही उसका इसी पे कमेंट ले लेते हैं जुल्फिकार साहब। जो इंटरसेप्शंस खलीजी ममालिक में मौजूद थे इसे इसराइल मुंतकिल कर दिए गए थे जब ईरान की जानिब से ताबड़तोड़ हमले किए जा रहे थे। तो इससे हम देखेंगे कि जंग बंदी के बाद, जंग खत्म होने के बाद जो है वो खलीजी ममालिक और अमेरिका के दरमियान एक खिंचाव पैदा हो सकता है। जुल्फिकार साहब हमारे साथ मौजूद हैं? बिल्कुल ठीक है, सब्जवारी साहब आप इस पे कमेंट दे दें कि खलीजी ममालिक में और अमेरिका के दरमियान जो है वो एक खिंचाव पैदा हो सकता है। जाना चाहिए और अरबों की आंखें खुल जाना चाहिए, अरब ममालिक की। उनको ये मालूम होना चाहिए कि अमेरिका ने अगर पेट्रियोटिक सिस्टम उनके यहाँ फिट किया था तो वो उनकी हिफाजत के लिए नहीं किया था, बल्कि उसके अपने इंटरेस्ट थे और इसराइल की हिफाजत के लिए किया था। आपको याद होगा कि गजा की जंग के दौरान जब ईरान ने 2 ऑपरेशंस किए, वादे सादिक ये A1 और 2,
तो उसके दौरान सारे ईरान के जानिब से दागे जाने वाले मिसाइल्स को कौन रोक रहा था? इन्हीं अरब ममालिक के अंदर बैठे हुए जो अमेरिकन फोर्सेस के जो वो थे वो रोक रहे थे। हत्ता कि जॉर्डन तक की सरहद के ऊपर तो रोकने की कोशिश की गई कि ईरान का मिसाइल जो है वो इसराइल तक न जाए। तो ये एक मैं समझता हूं कि इस वक्त बहुत एक अच्छा मौका है कि अरबों को जिस पंजे में अमेरिका ने अपने सिक्योरिटी के नाम पर जकड़ा हुआ था, उससे ईरान ने उनको निजात दिलाने का मौका फराहम कर दिया है। अब तो इनको तो शुक्र अदा करना चाहिए कि उनकी अमेरिका से जान छूट रही है। और फिर दूसरी चीज ये कि ईरान की 200 साल तारीख के अंदर अगर आप देखें तो ईरान ने कभी भी किसी मुल्क पर हमला नहीं किया है और ना ही उसके तौसी पसंदाना अज़ाइम है, जबकि इन ममालिक के कि जिनका नाम अमेरिका, बरतानिया और ये इसराइल है, ये तो तौसी पसंदाना अज़ाइम इनके सबसे ज्यादा वाज़े हैं और वो ग्रेटर इसराइल की भी बात करते हैं। तो फिर ऐसी सूरत हाल के अंदर इस इलाके के अंदर सिक्योरिटी रीशेप भी होना चाहिए और जो पॉलिटिकल आदाफ है उनको मद्देनजर रखते हुए इकदाम करने चाहिए। मैं समझता हूं कि ईरान ने वाज़े कर दिया है और ईरान के जो आला फौजी हुक्काम है उन्होंने भी वाज़े किया है इस बात को कि अब जब ये जंग जब भी खत्म होगी तो इलाके की जो स्ट्रेटेजिक सूरत हाल है वो नहीं होगी जो इस वक्त मौजूद है। जैसा कि मेरे पेशरों ने भी इस जानिब इशारा किया, बिल्कुल रीशेप होगा इलाका। वर्ल्ड ऑर्डर भी बल्कि रीशेप होने की तरफ जा रहा है। न सिर्फ ये कि ये मशरिक वस्ता और मिडिल ईस्ट का इलाका या हम जिसको मगरबी एशिया कहते हैं, वेस्ट एशिया का इलाका, ये पूरी तरह से रीशेप होगा। इसकी आदाब रीशेप होंगे, इनके अंदर जो कोलिशंस हैं वो रीशेप होंगे और ये बात वाज़े हो गई है कि ये जंग खत्म हो या ना हो, आबनाए हुर्मुज़ पर से ईरान का कंट्रोल कोई भी खत्म नहीं कर सकता। और इस इलाके की सिक्योरिटी जैसा कि ईरान पहले भी कहता रहा है और उसने कई मर्तबा इस बात को ऑफर की है। बिल्कुल ठीक है अजीम साहब, जिस तरीके से आपने कहा कि कुछ भी हो अमेरिका नेटो मिलकर भी जो है अपनाए हुर्मुज़ तक नहीं पहुंच सके और ईरान की जानिब से कहा गया था कि अपनाए हुर्मुज़ पे जो है वो हमारा ही कब्जा होगा। बहुत शुक्रिया हमारे तमाम पैनलिस्ट का। प्रोग्राम का वक्त खत्म हुआ। अपनी मेज़बान खतीजा राठौर को इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।